नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम, एक विराट शख्सियत जिनका डंका सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। नरेंद्र मोदी केवल एक नाम नहीं, पूरी की पूरी एक कहानी है, जिन्होंने एक वाडनगर स्टेशन पर मामूली से चाय वाले से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने तक का सफर किस तरह पूरा किया, कैसा रहा उनका पूरा सफर, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वाडनगर में एक गरीब तेली परिवार में हुआ था। माता हीराबेन और पिता दामोदर दास मोदी की 6 संतानों में नरेंद्र मोदी तीसरी संतान थे। इनका परिवार मोद घांची तेली समुदाय से आता है, जिसे दलितों की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कैसे पीएम मोदी में देशभक्त की लौ बचपन में ही जल गई। पीएम मोदी जब 8 साल के ही थे तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और तभी देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत उनके दिल में इस कदर समा गई कि उन्होंने जनता की सेवा के नाम अपना पूरा जीवन कर दिया। पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मोदी वाडनगर स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। 1965 में भारत पाक के बीच चल रहे दूसरे युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजरने वाली फौज की ट्रेन में वो सैनिकों को चाय पिलाया करते थे। सैनिकों के अदम्य साहस के लिए वो उन्हें सैल्यूट भी किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में मोदी जी औसत छात्र थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें राजनीति से जुड़े विषयों में काफी रुचि थी। स्कूल के दिनों में ही वाद विवाद, रंगमंच में काफी निपुण थे। इसकी वजह से वो काफी अच्छे वक्ता बने। स्कूल की शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान से एमएम किया। जब वो कॉलेज पहुंचे तो वहां से ही राजनीति में सक्रियता बढ़ने लगी। वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। इस दौरान वो लगातार आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे, लेकिन कभी भी पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रियता नहीं दिखाई। पीएम मोदी के विवाह और घर त्यागने के बारे में भी अब आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा था तो वो उससे पहले अपने अविवाहित होने की बात कहा करते थे, लेकिन 2014 में पहली बार उनके विवाहित होने की खबर सामने आई, जिसे खुद पीएम मोदी ने भी स्वीकार किया था। नरेंद्र मोदी जब 13 साल के थे, उनकी सगाई जसोदाबेन चमनलाल से कर दी गई और 17 साल की उम्र में दोनों की शादी करा दी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी तो जैसे गृहस्थ जीवन के लिए बने ही नहीं थे। उन्हें घर गृहस्थी की बागडोर नहीं, पूरे देश की बागडोर संभालनी थी। शादी के महज 2 साल बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और करीब 2 सालों तक भारत के कई स्थानों का भ्रमण किया। नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपका अविवाहित रहना ज्यादा सही होता है, क्योंकि उसे फिर परिवार चलाने, पत्नी, बच्चों की देखभाल करने की फिक्र नहीं होती है। एक अविवाहित व्यक्ति बिना डरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है। अब हम पीएम मोदी की आरएसएस से बड़ी सक्रियता के बारे में बात करते हैं। 1970 में मोदी फिर से अहमदाबाद लौट आए और 1971 से वो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के प्रचारक बन गए और तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने तक वो आरएसएस के लिए काम करते थे। आरएसएस प्रचारक के रूप में उनका जीवन काफी सधा हुआ था। पीएम मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं। प्रचारक के रूप में उन्होंने लोगों की समस्याओं को करीब से जाना। वो लगातार कई जगहों पर प्रचारक के रूप में जाते थे और वहां सरकार की कमियों और खूबियों को जानने और समझने का प्रयास करते थे। अब आपको बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी को आपातकाल में बदलनी पड़ी थी पहचान। साल 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, उस दौरान बहुत से बड़े कद्दावर नेताओं को जबरन पकड़कर जेल में डाला जा रहा था और खासकर आरएसएस को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपनी पहचान बदलकर एक सिख के रूप में रह रहे थे। इस दौरान इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी नाथालाल जागड़ा और वसंत गजेंद्र गाडकर के साथ आरएसएस के लिए सक्रिय रूप से काम करते थे। आपातकाल के दौरान किसी भी तरह का संचार पूरी तरह से रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी मोदी भेष बदलकर जेल में कार्यकर्ताओं से मिलने जाया करते थे। वो गुजरात और अन्य राज्यों में इमरजेंसी के बाद बिगड़े हालातों का ब्यौरा देते थे। इतना जोखिम उठाने वाले नरेंद्र मोदी इकलौते शख्स थे। उन्होंने गुजराती में एक किताब संघर्ष मां गुजरात लिखी थी।
अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस और इंदिरा गांधी के अत्याचार चरम पर थे। जबरन मर्दों की नसबंदी कराई जा रही थी। पत्रकारिता को पूरी तरह से रोक दिया गया। जगह जगह खिलाफ जाने वाले लोगों को जबरन पकड़कर कैद किया जा रहा था। इसी दौरान 21 महीने तक आपातकाल के हालात बने रहे, लेकिन आपातकाल के कारण कांग्रेस दो भागों में बंट गई और तभी नींव रखी गई जनता पार्टी की। 1977 में जनता पार्टी का निर्माण किया गया, जिसके संस्थापक बने श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना रखी थी, जिसका विलय करके उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। साल 1985 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान वो गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला का जनाधार राज्य में मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान अप्रैल 1990 में केंद्र में मिली जुली सरकार चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से भाजपा को मजबूत बनाने में लगे थे। नरेंद्र मोदी की मेहनत रंग लाई। 1995 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सत्ता में आई। 1995 में मिली इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम सौंपा गया और उन्हें राष्ट्रीय मंत्री का पद दिया गया, जिसे 1998 में पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। साल 2001 तक वो इसी पद पर रहे और लगातार भाजपा को मजबूत बनाने के काम में लगे रहे। 2001 में केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भाजपा नरेंद्र मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन मोदी ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर बनाना है तो मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो नहीं। हालांकि इसके बाद नरेंद्र मोदी को 3 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। उसी साल दिसंबर 2001 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने थे, जिसकी बागडोर नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर ले ली। इसके बाद राजकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी बनाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के कार्यकाल के बारे में बताते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यकाल शुरू किया तो कई बड़े फैसले लिए। इस दौरान उन्होंने कई मंदिरों को ध्वस्त करा दिया, तो जो सरकारी कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। इन फैसलों के कारण नरेंद्र मोदी को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। गुजरात के विकास के लिए चलाई गई परियोजनाएं, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई। इसके लिए उन्होंने पंचामृत योजना, सुजलाम सुफलाम, कृषि महोत्सव, चिरंजीवी योजना, मातृ वंदना, बेटी बचाओ, ज्योतिग्राम योजना, कर्मयोगी अभियान, कन्या कलावाणी योजना, बाल भोग योजना की शुरुआत की थी। इनके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर आदिवासी और नीचे तबके के लोगों के विकास के लिए 10 सूत्री योजनाएं चलाई थीं, जो थे 5 लाख परिवारों को रोजगार, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य आवास, साफ स्वच्छ पेयजल, सिंचाई, समग्र विद्युतीकरण, प्रत्येक मौसम में सड़क मार्ग की उपलब्धता और शहरी विकास योजनाएं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी से जुड़े सबसे बड़े विवाद के बारे में अब चर्चा करते हैं। साल 2002 गुजरात के इतिहास में काला स्याह भर गया था। मोदी सरकार पर सबसे संगीन आरोप लगे थे गुजरात दंगा, जिसमें 1180 लोगों को इस दंगे में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मरने वालों में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम थे। गुजरात के गोधरा की वो नृशंस हत्याकांड को कोई नहीं भूल सकता है। अयोध्या से गुजरात लौट रही साबरमती ट्रेन में 51 कार सेवकों को मुस्लिमों की भीड़ ने जिंदा जला दिया, जिसके बाद वहां हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। इस दंगे में भयंकर त्रासदी हुई, जिसके बाद मोदी को हिंदूवादी होने का टैग झेलना पड़ा। इस दंगे के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरी तरह से मोदी को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने इल्जामों के जवाबों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पूरे गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। गुजरात में हुए दंगों की वजह से मोदी की छवि काफी खराब हो गई। अमेरिका ने तो उनके अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी ने साल 2004 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो गुजरात दंगे के लिए जिम्मेदार नहीं थे और इसीलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। अगर कोई ये साबित कर दे कि मैं गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार हूं तो मुझे सरेआम फांसी दे सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल बनाई और 2010 में दल ने ये रिपोर्ट दी कि गुजरात में हुए दंगों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। हालांकि इस मसले पर समय समय पर बहस होती ही रहती है, लेकिन मोदी की शख्सियत के आगे सभी दलीलें बौनी नजर आती हैं।
गुजरात पहला ऐसा राज्य है जहां शराब पूरी तरह से बैन किया गया। गुजरात में पानी की समस्या को दूर करने के लिए सभी नदियों को एक साथ जोड़ दिया, उद्योग को बढ़ावा दिया, पर्यटन को बढ़ावा दिया। गुजरात के शहर पूरे देश में सबसे साफ शहरों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं 2014 का लोकसभा चुनाव और मोदी ही चारों ओर। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व करने की क्षमता से भाजपा के वरिष्ठ नेता अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भाजपा समिति ने साल 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी। देश की कई नामी न्यूज एजेंसियों के किए गए सर्वे में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया था। पीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्होंने पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी से की। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में करीब 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की और 438 रैलियां कर देश की जनता पर अपना पूरा प्रभाव बनाया। उन्होंने गुजरात के वडोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट को अपनी संसदीय क्षेत्र चुना। लोकसभा के चुनावों के परिणाम वाकई में सबको चौंकाने वाले थे। भाजपा की एनडीए ने 336 सीटों पर विराट जीत हासिल की। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर विजय हासिल की थी। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने वडोदरा सीट से इस्तीफा देकर वाराणसी को ही अपना संसदीय क्षेत्र चुना। भाजपा की विराट जीत की ही तरह नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भी काफी भव्य था। भारत के सभी पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुख प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन कर्नाटक के सीएम उम्मन चांडी और तमिलनाडु के सीएम जयललिता शामिल नहीं हुई थी। भ्रष्टाचार से लड़ने के मोदी के पहल के बारे में अब चर्चा करते हैं। भाजपा से पहले कांग्रेस की सरकार में कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ था। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कई कड़े कदम उठाए। उन्होंने काले धन की वापसी के लिए 8 नवंबर 2016 को सभी 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने और उस पर नजर रखने के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। सभी भारतीयों के लिए जनधन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सभी के सरकारी बैंक खाते खोले गए, जिससे सरकार को कई हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ। स्वच्छता के लिए क्या सफाई अभियान, इसके बारे में भी अब चर्चा करते हैं। देश की जनता को सफाई के जागरूक करने के लिए पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद झाड़ू उठाई और सफाई की लॉ को आगे बढ़ाया। इसी के तहत उन्होंने भारत को खुले में शौच मुक्त भारत करने के लिए शौचालयों का निर्माण कराया। 3 तलाक के खिलाफ किया वॉर, इसके बारे में बताते हैं आपको। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, जिसके तहत कोई भी मुस्लिम पुरुष आवेश में आकर, बोलकर या लिखकर 3 तलाक नहीं दे सकता है। पीएम मोदी के इस कदम की चारों तरफ काफी प्रशंसा की गई। डिजिटल भारत पर दिया जोर, अब इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। भारत को डिजिटल करने के उन्होंने डिजिटल भारत की शुरुआत की। इस तरह कैश से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन के बजाय ऑनलाइन करने पर जोर दिया। उनके इस कदम से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगने लगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बारे में अब चर्चा करते हैं। सितंबर 2016 में पठानकोट हमले में शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी ने पहली बार बातचीत और शांति के बजाय ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। रात के अंधेरे में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर 7 आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और करीब 38 आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद फरवरी 2019 में कश्मीर के पुलवामा में फिदायीन हमले में बीएसएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसका बदला लेने के लिए मोदी सरकार ने पीओके के बालाकोट में हवाई हमला कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर थी। 2019 का लोकसभा चुनाव, अब इस बारे में आपको बताते हैं। पीएम मोदी की नीतियों ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में लाने की क्षमता को दर्शा दिया था। इसी बीच 2019 के लोकसभा के चुनाव शुरू हुए और तमाम विवादों के बावजूद पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 353 सीटें मिली, जिसमें भाजपा को ही केवल 303 सीटें मिली। इस विराट जीत के बाद उन पर विपक्ष ने कई तरह के इल्जाम भी लगाए, जैसे कि ईवीएम में गड़बड़ी करने, उसे हैक करने जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश के उन कद्दावर नेताओं में से एक हैं जो केवल अपने कर्म को ही अपनी पूजा समझते हैं। वो कभी भी आलोचनाओं का पलट कर जवाब नहीं देते। 69 साल की उम्र में भी वो 18 घंटे काम करते हैं। उनकी एनर्जी किसी युवा से कम नहीं है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।